नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अमेरिका का बेहतर। देखिए ये क्वेश्चन बैंक आते रहेंगे, इसमें नेट के क्वेश्चन भी हैं और अनेक जो हैं जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए क्वेश्चन ये रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, यूजीसी नेट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे ये काम आएंगे आपके। तो अगला क्वेश्चन ये मेरा है, अमेरिका का बेथल में निम्नलिखित में किस कर्मचारी प्रशिक्षण की प्रयोगशाला प्रशिक्षण पद्धतियों का प्रवर्तक था। तो ये कौन सा था, तो अमेरिका का बेथल में निम्नलिखित में किस कर्मचारी प्रशिक्षण का की प्रयोगशाला प्रशिक्षण पद्धतियों का प्रवर्तक था। ये था टी ग्रुप, तो टी ग्रुप का था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में किस सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर में मामूली ब्याज की दरों को अंतर समाप्त हो जाता है। तो ये फिशर इफेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी है। कौन थ्योरी है, फिशर इफेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी, फिशर प्रभाव आर्थिक सिद्धांत। निम्नलिखित में किस सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर में मामूली ब्याज दरों का अंतर समाप्त हो जाता है। तो ये फिशर प्रभाव आर्थिक सिद्धांत है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार विदेशी विनिमय, तो ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार विदेशी विनिमय की दर का स्तर निम्नलिखित में किस पर निर्धारित होता है। तो इसका जो है आंसर ये है आपका, इसका पहला आंसर है डोमेस्टिक प्राइस लेवल डिविडेंड बाय फॉरेन प्राइस लेवल, सॉरी डिवाइडेड बाई है, गलत पढ़ लिया। तो डोमेस्टिक प्राइस लेवल डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस लेवल। तो विदेशी विनिमय क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पार्टी थ्योरी द लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डोमेस्टिक प्राइस लेवल अपॉन फॉरेन प्राइस लेवल, तो क्या होगा, डोमेस्टिक अपॉन फॉरेन प्राइस लेवल। ठीक है, तो डोमेस्टिक अपॉन फॉरेन प्राइस लेवल, ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। इसके सदस्यों के बीच व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, इसे कहते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो इसमें सदस्यों के बीच व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहलाता है। इसमें न केवल सदस्यों के, दूसरा देखिए, इसमें न केवल सदस्यों के मध्य व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, अपितु इसमें गैर सदस्यों के मामले में एक समरूप वाणिज्यिक नीति बनाई जाती है, इसे कहते हैं सीमा शुल्क यूनियन। इसे क्या कहते हैं, सीमा शुल्क यूनियन। इससे समान बाजार के भीतर श्रम और पूंजी का निर्बाध संचालन सुलभ होता है, इसे कहते हैं समान बाजार। तो इसमें समान बाजार के भीतर श्रम और पूंजी का निर्बाध संचालन सुलभ होता है। इसमें समान केंद्रीय बैंक, संकेतित मौद्रिक और राजकोषीय नीति आदि के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के कुछ हद तक सामंजस्य स्थापित हो पाता है, इसे कहते हैं आर्थिक संघ। देख लीजिए इसको, ये आपके हैं। तो इसमें समान बाजार के भीतर श्रम और पूंजी का निर्बाध संचालन सुलभ होता है, समान बाजार कहते हैं। सीमा शुल्क यूनियन क्या है दूसरा, इसमें न केवल सदस्यों के मध्य व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, अपितु इसमें गैर सदस्यों के मामले में एक समरूप वाणिज्यिक नीति अपनाई जाती है, सीमा शुल्क यूनियन कहते हैं। समान बाजार क्या है, समान बाजार के भीतर श्रम और पूंजी के निर्बाध संचालन सुलभ हो जाता है। आर्थिक संख्या है, इसमें समान केंद्रीय बैंक, संकेतित मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति आदि के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में कुछ हद तक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक नीति द्वारा घोषित लाभांश फुल्ली एग्जेम्प्ट द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। तो इसका पहला ही आंसर बिल्कुल सही है। तो पहला आंसर इसका सही है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक नीति द्वारा घोषित लाभांश क्या, फुल्ली एग्जेम्प्ट द हैंड्स ऑफ द होल्डर। लेकिन अब ये क्वेश्चन में चेंजेस हो गए हैं, अब जो नया नियम आया है इसमें एग्जेम्पशन हटा दिया गया है। अगर आप टैक्स रिबेट वाला जो है उसमें भी डिविडेंड कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तो इसका पहला आंसर सही है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड इन दी हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। अगर डिविडेंड जो है दिया जा रहा है तो अब क्या लाभांश
एग्जम्पशन है, तो इस समय एग्जम्पशन नहीं है, अब चेंजेस आ गए हैं। नेक्स्ट आइए, मैच करना है। सैलरी बोनस कमीशन इट्स एक्स्ट्रा रिसीव बाई, तो ये रिसीव बाई किससे होगी? सैलरी बोनस इनकम फ्रॉम सैलरी से। किससे होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी से। तो पहला आपका था सैलरी बोनस, सैलरी बोनस कमीशन, ये क्या है? आपका इनकम फ्रॉम सैलरी से। नेक्स्ट आइए, पेंशन रिसीव बाय द विडो, तो पेंशन रिसीव बाय द विडो क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अ वर्किंग पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन, तो ये कहलाएगा, अगर प्रॉफिट सेल ऑफ मशीनरी जो से आप प्रॉफिट यूज़ कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेंस कहलाएगा। सेकंड में आएगा इनकम फ्रॉम, ये गलत लिखा हुआ मुझे, इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, तो इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। नेक्स्ट आइए, कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम दी, तो कंपनसेशन रिसीव कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स बिजनेस कहलाएगा। ये आएगा इसका डी का आपका थर्ड। ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत शिक्षा उपकर गणना की जाती है, तो किस में की जाती है? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज में। तो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज में इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट आइए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54F के अंतर्गत कर मुक्ति स्वीकृति नहीं होगी यदि हस्तांतरण के दिन करदाता के पास है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, समझिए, एनी रेसिडेंट हाउस, कोई आवासीय भवन हो तो उसे मुक्ति स्वीकृति हो सकती है। कोई आवासीय भवन जो किराए पर दिया गया हो तो इसमें स्वीकृति हो सकती है। निजी आवास हेतु उपयोग भवन, इसमें स्वीकृति हो सकती है। लेकिन मोर देन वन रेसिडेंट हाउस, अगर एक से ज़्यादा रेसिडेंट हाउस है तो इसमें स्वीकृति नहीं होगी। व्यापार में प्रयुक्त मशीनरी के विक्रय से प्राप्त आय को क्या माना जाता है? तो इसे हम कहते हैं, क्या माना जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। व्यापार में प्रयुक्त मशीनरी के विक्रय से प्राप्त आय को क्या माना जाता है? तो इसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। क्या कहता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। चलिए ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग कि मैच कराते हैं सूची कौन कौन सी। मैच हमने कराई दी है, क्वेश्चन आया था तो मैच मैंने करा दी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। योजना की स्थापना, एक आपका प्रतिस्पर्धी अधिनियम बना था, कंपटीशन एक्ट बना था 2002 में। एडेन कैडबरी समिति कब बनी थी? 1991 में। सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश संबंधी रंगाराजन समिति 1993 में। फिर ये देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग जब तो खत्म हो गया, नीति आयोग की स्थापना हो गई। तो योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब हुआ था? 2002 में हुआ था। एडेन कैडबरी समिति कब हुई थी? 1991 में हुई थी। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश संबंधी रंगाराजन समिति कब हुई थी? 1993 में। नेक्स्ट आइए, किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि पर जोर दिया जाता है? तो ये सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि पर जोर दिया जाता है किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जोर दिया जाता था। 7 पंचवर्षीय योजना है जिसमें जोर दिया था। निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य नहीं है? तो पहला है प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार का निषेध।
तो प्रतिबंधात्मक व्यवहार का निषेध ये हो सकता है। प्रधान स्थिति का निषेध ये नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा रोकी करारों का निषेध ये भी नहीं होगा। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन संयोजन का विनिमय ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर सही होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। तो प्रोविजन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस प्रतिबंधात्मक व्यवहार पर का निषेध ये नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर संकेती वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं? तो इसको देखिए, संकेती वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। इन्फॉर्म द कंपनीज आर वन एंटाइटी इन सब्सटेंस दे आर सेपरेट। पृथक प्रकार में कंपनियों की निगाह किसी वास्तव में भी पृथक हैं। एक प्रकार की कंपनियां पृथक हैं किंतु वास्तव में एक हैं। प्रकार में तथा वास्तव में कंपनियां एक हैं। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आपका क्या आंसर होगा? सी इसका आंसर होगा। इन फॉर्म एंड सब्सटेंस द कंपनीज आर वन एंटाइटी। तो एक एंटाइटी पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आइए, इसमें दिया हुआ है एसिड टेस्ट रेशियो मैच करना है। तो मैच एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विडिटी एनालिसिस कहलाता है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कहलाता है। तो एसिड टेस्ट रेशियो क्या कहलाता है? लिक्विडिटी एनालिसिस कहलाता है। और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कहलाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एनालिसिस कहलाता है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहलाता है? लिक्विडिटी एनालिसिस कहलाता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहलाता है लिक्विडिटी एनालिसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम? तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट द टाइम इन द आवर्स नीडेड फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस। प्रमाप श्रम के समय किसी विशेष प्रक्रिया के लिए आवश्यक श्रम घंटों को दर्शाता है। तो इसका आंसर ए जो है बिल्कुल सही है। तो प्रमाप श्रम समय किसी विशेष प्रक्रिया के लिए आवश्यक श्रम के घंटों को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। अब ये आइए, जीरो, इसमें क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है मूल्योज गुणांक परिवर्तन। अगर मूल्योज मूल्य में परिवर्तन तथा कुल राजस्व में परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन मेल नहीं खाता है, इसका बताना है। तो जीरो इंक्रीज और डिक्रीज सही है बिल्कुल। लेस देन वन इंक्रीज डिक्रीज ये गलत है। लेस देन वन में क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज होगा। इक्वल टू वन अगर इंक्रीज होगा तो नो चेंज होगा, डिक्रीज होगा नो चेंज होगा, ये भी सही है। मोर देन वन इंक्रीज डिक्रीज ये सही है। लेकिन लेस देन वन इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किंग मांग वक्र मॉडल निम्नलिखित में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया? स्वीजी के द्वारा विकसित किया गया था, ये ध्यान रखिए। तो किंग जो है वो स्वीजी के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मैच कराना फिर से हमको। द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो ये जो होगा सही होगा, पावर ऑफ अ टेस्ट। नेक्स्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। तो कहते हैं टाइप 2 एरर। क्या कहता है? टाइप 2 एरर कहता है। The probability of rejecting a true null hypothesis due to sampling error is a level of significance.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो ये टाइप 1 एरर कहलाता है, ये टाइप 1 एरर कहलाएगा आपका, टाइप 1 एरर। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, तो ये पावर ऑफ ए टेस्ट कहलाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ये टाइप 2 एरर कहलाएगा। डी देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, ये कहलाएगा आपका टाइप 1 एरर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, ये कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इस क्वेश्चन देखिए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द साइंस ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम, ये सही है, द साइंस ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑलवेज सेम होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये भी सही है। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिवीजन प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी सही है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ द स्केल, ये आपका गलत है, तो इस पर टिक लगाइए, क्योंकि नॉट कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद। फिर अगला जो है हम क्वेश्चन बैंक फिर डालेंगे। थैंक यू।